नमस्कार मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रथम पार्ट था उसको हमने पढ़ लिया था। जैसे हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, ये सीखने की नींव है, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट कहता है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। FLN वाली बात है यहाँ पर। सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं एक्टिविटीज़ करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो। वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात PTR 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात PTR टीचर्स जो रेशियो है PTR, तो एक जगह 30:1 है टीचर स्टूडेंट रेशियो और दूसरा है 25:1। अब ये कह रहे हैं कि वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम हो और जो नॉर्मल जो स्कूल एरियाज़ हैं वहाँ पर 30:1। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान
सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CPD सतत कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ सम्मिलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतया पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। वर्तमान समय में ECCE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होंगी। इनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल हैं। वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। ये एक बड़ा संकट है। सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यवहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं, यह कभी प्रभावी होता है। सीखते सिखाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावी होता है। ठीक, सही बात है। पीयर लर्निंग इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन स्टूडेंट्स। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर सभी साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ
शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद आवश्यकता अनुसार तकनीकी मदद से भी करवाए जाएंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। गाँवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सहित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे। ये लगातार होता ही रहता है केंद्रीय विद्यालय में, और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। ये रेगुलर फीचर है। इसके अलावा कई सारे अध्ययन से यह पता चला है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहां पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहां सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसी संदर्भ में, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। सर्व शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं का GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 90.9% है, 90.9% है, जबकि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.3% और 56.5% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है
और इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में दोनों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा। प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर दो पहल की जाएगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सकेगा। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12वीं तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूलिंग और थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके जहां स्कूल नहीं है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और सुनिश्चित और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी। साथ ही साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावकों के साथ कार्य कर सके। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़े हो सकते हैं। जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा ताकि छात्र, विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और उनके माता-पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएं। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा
कि विज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहां ड्रॉप आउट दरें विशेष रूप से अधिक हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों SEDG पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ताकि ऐसे युवाओं की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा: A, B और C स्तर की शिक्षा, जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो कक्षा 10 और 12 के बराबर है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग SIOS को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाएं। दोनों सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केंद्रित होगा। इनपुट संबंधित विनियम कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे, जिनका अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक फिलेंथ्रोपिक साझेदारियां शामिल हैं। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें शामिल है स्कूलों में एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसायिक संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना आदि। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। अब इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा वो 5+3+3+4 मॉडल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके।
छोटा ही इसको पढ़ डालता हूँ। छोड़ दे इसको, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।